तो दोस्तों अज़राइला नाम की एक हॉरर मूवी हमें देखने को मिली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2024 की ये एक हॉरर मूवी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अज़राइल 2024 की एक अमेरिकी एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन ई.एल. कार्टर ने किया है और इसे साइमन बैरेट ने लिखा है। फिल्म में समारा वीविंग, विक कार्मेनसोन और नाथन स्टीवर्ट जेरेट मुख्य भूमिका में है। इसका प्रीमियर 9 मार्च 2024 को 2024 साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में हुआ और इसे 27 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में IFC फिल्म्स और शडर द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। कथानक: रैप्चर के कई साल बाद धरती पर बचे हुए लोग बंड वंश से पीड़ित हैं, जो राक्षसी मानव जैसे जी रहे, जो मानव मांस और रक्त की ओर आकर्षित होते हैं और उनका शिकार करते हैं। अजरेल और उसके प्रेमी केनान को एक जंगल में रहने वाले पंथ से निकाल दिया जाता है, जो मानते हैं कि बोलना पाप है और जिन्होंने बोलना बंद करने के लिए अपनी स्वरज्जु को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया है। पंथ के नेताओं में से एक जोसेफिन अपने गुर्गे की मदद से जोड़े को पकड़ लेती है और अलग कर देती है। पंथ के लोग बर्न्ड वंश को अजरेल की बलि देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अजरेल भागने में सफल हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक गुर्गे को मार देता है। अजरेल जंगल से भागता है और पंथ के बारे में घुस जाता है, जहां मिरियम नाम की एक महिला आध्यात्मिक दुभाषिया के रूप में पंथ का नेतृत्व करती है, यह विश्वास करते हुए कि हवा भगवान की इच्छा बोलती है और एक जर्जर चर्च की दीवार में एक छेद के माध्यम से इसे सुनती है। अजरेल को जोसेफिन द्वारा खोजा जाता है और वह शिविर से बाल बाल बच जाता है। उस रात देर से अजरेल एक सड़क पर ठोकर खाता है, जहां एक ट्रक में एक आदमी उसे सवारी देने की पेशकश करता है, लेकिन एक पंथवादी द्वारा चालक को गोली मारने के बाद वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक लंबी लड़ाई के बाद अजरेल अपनी राइफल से पंथवादी को मारने में कामयाब हो जाता है। जंगल में इजराइल को केनान एक पेड़ पर कीलों से खूंसा हुआ मिलता है और वह एक पंथवादी द्वारा जाल में फंस जाती है, जिससे वह रस्सी से उल्टी लटक जाती है। कई जले हुए लोग घटनास्थल पर उतरते हैं और केनान को मारने से पहले पंथवादी पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। इजराइल खुद को एक पेड़ पर लटकाने में कामयाब हो जाती है और इस प्रक्रिया में जले हुए लोगों में से एक को मार देती है। अज़राइल शिविर में वापस आता है और चर्च में मिरियम से भिड़ जाता है। अज़राइल उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिरियम गर्भवती है, तो वह रुक जाता है, जिससे मिरियम को हमला करने का एक पल मिल जाता है। मिरियम उसे अक्षम कर देती है, जिससे अज़राइल को मिरियम के गर्भवती पेट को खरोंचना पड़ता है, क्योंकि वह फर्श पर गिर जाती है। जोसेफिन के कहने पर पंथियों ने अज़राइल को एक सुरंग से जुड़े ताबूत में दफना दिया, जहां एक जला हुआ व्यक्ति उस पर उतरता है, लेकिन प्राणी रुक जाता है और अज़राइल के हाथ पर मिरियम के खून को महसूस करने के बाद पीछे हट जाता है। क्रोधित होकर अज़राइल दफन ताबूत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और शिविर में वापस आता है, उसमें आग लगाता है और समूह के सदस्यों को एक एक करके मार देता है। चर्च में वह मिरियम का सामना करती है और एक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें अज़राइल मिरियम की गर्दन पर काटता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मिरियम प्रसव पीड़ा में जाती है, जबकि घायल जोसेफिन उसकी मदद के लिए आती है। अज़राइल पर हमला करती है। अज़राइल एक छुरी जोसेफिन की गर्दन में घुसा देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ठीक उसी समय मिरियम के नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। मिरियम अपने गले को काटने से पहले बच्चे को देखकर डर जाती है। अज़राइल नवजात शिशु के पास जाता है, जो कि एक बकरी जैसा प्राणी निकलता है। ढालना: समारा वीविंग अज़राइल के रूप में, विक कार्मेनसोन मिरियम के रूप में, नाथन स्टीवर्ट जेरेट केनान के रूप में, जोसेफिन के रूप में कैटरीना उनत। उत्पादन: सितंबर 2022 में अजरेल की घोषणा की गई थी, जिसमें साइमन बैरेट द्वारा लिखित फिल्म का निर्देशन ई.एल. कार्टर करने की योजना थी। समारा वीविंग एक्शन हॉरर फिल्म में अभिनय करेंगे। आकार: फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2022 में एस्टोनिया के हर्जू काउंटी में होमलेस बॉब प्रोडक्शन में कैटरीन किसा की स्थानीय उत्पादन सहायता से शुरू हुई। 5-6 उत्पादन ने ओंटारियो में फिल्मांकन पर विचार किया था, लेकिन इसके बजाय एस्टोनिया पर फैसला किया। साथ ही कुछ पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियां एस्टोनिया में भी हुई। लगभग 70% चालक दल को स्थानीय रूप से काम पर रखा गया था, जिसमें छायाकार मार्क तानियल भी शामिल थे, क्योंकि कई कलाकार थे। 6
उत्पादन ने एक क्रेन द्वारा फहराए गए कनेक्टेड फ्लडलाइट्स की एक प्रणाली का उपयोग करके फिल्मांकन के दौरान पेरिस्पेया जंगल में एक कृत्रिम चंद्रमा बनाए। 7. फिल्मांकन पूरा होने के बाद इसे वितरण के लिए 2023 यूरोपीय फिल्म बाजार में ले जाया गए। 8 सितंबर 2023 में रिपब्लिक पिक्चर्स ने घोषणा की कि उसने उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार खरीद लिए हैं। 9 मुक्त करना। अज़रेल का विश्व प्रीमियर 9 मार्च 2024 को टेक्सास के ऑस्टिन में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में हुआ था। 10 इसे 5 अप्रैल 2024 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। 11 और 2 अगस्त 2024 को 28वें फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया। 12-13 जुलाई 2024 में IFC फिल्म्स और शटर ने रिपब्लिक पिक्चर्स से फिल्म के उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और इसे बाद की तारीख में शटर पर स्ट्रीमिंग से पहले 27 सितंबर 2024 को एक नाटकीय रिलीज के लिए शेड्यूल किए। 14 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 70 आलोचकों की 73% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.3 है। 15 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 52 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। इवान लुइस काट्स, जन्म 7 जनवरी 1981, 1 अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत चीप थ्रिल्स 2013 से की। 2014 में उन्होंने हॉरर एंथोलॉजी फिल्म ABC ऑफ डेथ 2 में पहला खंड निर्देशित किया, जिसका शीर्षक A is for Amateur था। 2017 में उनकी दूसरी फीचर फिल्म स्मॉल क्राइम्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसके वे निर्देशक और सहलेखक थे। उन्होंने अज़राइल का निर्देशन किया, जो 2024 में रिलीज हुई। वे निर्माता पीटर कार्टर के भाई हैं। 3 फिल्मोग्राफी पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 2005 शवग्रिड नहीं नहीं हा। 2007 घर की याद नहीं हा हा। 2007 पॉप खोपड़ी नहीं हा हा। 2008 ऑटोप्सी नहीं हा नहीं। 2010 मरने का एक भयानक तरीका नहीं नहीं संबंध करना। 2011 हम कितना मजा कर रहे थे नहीं हा नहीं। 2012 आक्रामकता पैमाना नहीं नहीं सह निर्माता। 2013 सस्ती चीज रोमांचित करती है हा नहीं नहीं। 2014 ABC ऑफ डेथ 2 हा नहीं नहीं खंड अ का अर्थ है शौकिया। 2017 छोटे अपराध हा हा नहीं। 2024 एज रैन हा नहीं नहीं। 4 अभिनेता। वर्ष, शीर्षक, भूमिका। 2007 घर की याद, केशियर। 2007 पॉप खोपड़ी AD। टेलीविजन। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, कार्यकारी, निर्माता, नोट्स। 2018 चैनल 0 द ड्रीम डोर हा नहीं 6 एपिसोड। 2019 दलदली बात हा नहीं एपिसोड द लॉन्ग वॉक होम। 2020 द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर हा नहीं एपिसोड जंगल में जानवर। 2024 प्याली हा हा 5-6। साइमन बैरेट, जन्म 1978, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक है, जिन्हें एडम विंगार्ड के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिसमें ए हॉरिबल वे टू डाई, VHS, V8S2, You Are Next और द गेस्ट शामिल है। उन्होंने 2021 में रिलीज होने वाली एक फीचर फिल्म सीन्स का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। बैरेट का जन्म कोलंबिया, मिसौरी में 1978 में हुआ था। 1 आजीविका। बैरेट ने अपनी फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई है। वह इसका श्रेय अपनी शुरुआती फिल्मों के कम बजट को देते हैं, जिसमें उन्हें और उनके लगातार सहयोगी एडम विंगार्ड को अभिनय करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे किसी और को काम पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। 3 बैरेट अपने अभिनय को श्रेय देते हैं, जिसने उन्हें भविष्य में इस्तेमाल की जाने वाली पटकथा लेखन प्रक्रिया और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। खैर, उनके शुरुआती काम में 2004 की टीवी फिल्म फ्रैंकफिश लिखना था। 5 और निर्देशक एलेक्स टर्नर के साथ डेड बर्ड्स 2004 और रेड सेंस 2009 पर लेखक के रूप में सहयोग करना। पीरियड हॉरर फिल्में। 6 उन्होंने पहली बार विंगार्ड के साथ ए हॉरिबल वे टू डाई 2010 में सहयोग किया और यू आर नेक्स्ट के साथ जारी रखा, जिसमें उन्होंने लेखन, निर्माण और अभिनय किए। 7 उन्होंने सहनिर्देशकों विंगार्ड और जो स्वानबर्ग के साथ ऑटो एरोटिक 2011 का सहलेखन किए। 3
तीनों ने उसी वर्ष वरात फन वी वेयर एल्विंग में फिर से सहयोग किए। 2012 में उन्होंने विंगार्ड के लिए द एबीसी ऑफ डेथ में एक सेगमेंट लिखा। 3 और VHS में एक लेखक, निर्माता और अभिनेता के रूप में शामिल हुए। 9 वह एक सेगमेंट लिखने और निर्देशित करने के लिए 2013 की अगली कड़ी में लौट आए। 10 एरिक इंग्लैंड ने बैरेट से मिलने और उनके करिश्मे के बावजूद भीड़ में घुलने मिलने की उनकी क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड 2013 में कास्ट किए। 11 स्वानबर्ग ने बैरेट और विंगार्ड को उनके कामकाजी संबंधों और अलग-अलग व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर 24 एक्सपोजर 2013 में कास्ट किए। 12 इसके अलावा 2013 में बैरेट ने लैरी फेसेंडेन की पेल्स फ्रॉम बियॉन्ड द पेल के लिए एक रेडियो नाटक लिखा और निर्देशित किए। 13 द गेस्ट 2014। 7 2016 में उन्होंने ब्लेयर विच लिखा, जिसका निर्देशन विंगार्ड ने किया। यह 1999 की फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का सीक्वल है। 14 2017 में उन्होंने माइकल बैरेट द्वारा निर्देशित टेम्पल लिया। 2021 में उन्होंने सीन्स के साथ निर्देशन में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने फिल्म भी लिया। उसी वर्ष उन्होंने VHS 94 के सेगमेंट द एम्प्टी वेक को भी लिखा और निर्देशित किया, जो VHS फ्रेंचाइज में उनका तीसरा काम था। 2024 में उन्होंने गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर का सहलेखन किया, जिसे विंगार्ड ने भी सहलिखित और निर्देशित किए। उसी वर्ष उन्होंने A.L. कार्ट्स द्वारा निर्देशित अथराइल भी लिखा। वह दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म आई सो द डेविल के रीमेक पर काम कर रहे थे। इसकी घोषणा 2014 में की गई थी, लेकिन 2024 तक इस परियोजना के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। 15 एक लेखक के रूप में उनकी अन्य आगामी परियोजनाओं में ऑनस्लहत थंडरकैट्स का लाइव एक्शन रूपांतरण और 1997 की फिल्म फेस ऑफ का सीक्वल शामिल है, जिनमें से सभी विंगार्ड द्वारा निर्देशित होंगे। समारा वीविंग जन्म 23 फरवरी 1992 एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन में अपने काम के लिए ध्यान आकर्षित किया। सीरीज आउट ऑफ द ब्लू 2008 में दिखाई दीन और सोप ओपेरा होम एंड अवे 2009 से 2013 में इंडी वॉकर की भूमिका निभाने के लिए आक्टा अवार्ड नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने सीरीज अरे बनाम एविल डेड 2015 के पहले सीजन में अभिनय करके हॉलीवुड में कदम रखा। वीविंग ने हॉरर फिल्मों में हिम और द बेबीसिटर में अभिनय किया और ड्रामा फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी सभी 2017 के लिए कलाकारों की टुकड़ी पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें डार्क कॉमेडी हॉरर फिल्म रेडी और नॉट 2019 का नेतृत्व करने के लिए व्यापक मान्यता मिली, जिसने उन्हें एक चीख रानी के रूप में स्थापित किए। उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक, हॉरर कॉमेडी फिल्म द बेबीसिटर, किलर क्वीन दोनों 2020, ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म बेबीलोन 2022, स्लेशर फिल्म स्क्रीम 6 2023 और एक्शन हॉरर फिल्म अजरेल 2024 में भी अभिनय किए। प्रारंभिक जीवन वीविंग का जन्म 23 फरवरी 1992 को एडिलेड में हुआ था। 2 एक अंग्रेज पिता साइमन वीविंग और माल्टीज मां हेलेना बेजजिना की बेटी। 3 वह सिंगापुर, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पली बड़ी। 4 उनके पिता न्यू साउथ वेल्स के न्यूकैसल में न्यूकैसल विश्वविद्यालय में एक फिल्म निर्माता और व्याख्याता है। 5 साथ ही कैनबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कलात्मक निदेशक भी है। उनकी मां एक कला चिकित्सक है जो न्यूकैसल विश्वविद्यालय में संग्रहालय अध्ययन पढ़ाती है। 5 उनकी छोटी बहन मॉर्गन भी एक अभिनेत्री है। उनके चाचा अभिनेता ह्यूगो वीविंग है। 6 वीविंग और उनका परिवार 2005 में कैनबरा चले गए और उन्होंने कैनबरा गर्ल्स ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। 7 वह वाइस ड्रामा कैप्टन बनी और विभिन्न स्कूल और थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दी। 7 आजीविका 2012 में आक्टा अवार्ड्स में बुनाई। वीविंग ने 2008 में अपना स्क्रीन डेब्यू किया, जब वह 14 साल की थीं और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा आउट ऑफ द ब्लू में कर्स्टन मुलोनी के रूप में कास्ट किया गया था। 8 सीरीज को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन इसे दूसरे सीजन के लिए कमीशन नहीं किया गया था। 9 इसके बाद वह ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा होम एंड अवे में इंडी वॉकर की भूमिका निभाने के लिए कैनबरा से सिडनी चली गई। 7 शुरुआत में एक आवर्ती क्षमता में कास्ट किए जाने के बाद उन्हें बाद में मुख्य कलाकारों में लाया गया। उन्होंने 2009 से 2013 तक यह किरदार निभाए। 9-10 वीविंग ने अनुभव को कठिन बताया,
इसकी तुलना मशीन से की। 11. उन्हें 2012 में AACTA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 12. 13. वीविंग ने 2012 में ऑस्ट्रेलियाई अंडरवियर ब्रांड बॉन्स के लिए मॉडलिंग शुरू की। 14. 2013 में वीविंग अपने चाचा ह्यूगो के साथ अपराध फिल्म मिस्ट्री रोड में दिखाई दी। 15. 16. उन्होंने 2015 में कॉमेडी हॉरर सीरीज ने बनाम इविल डेड में हीदर की आवर्ती भूमिका निभाई। 17. एक मेकअप टेस्ट में उनकी एक तस्वीर के बाद एक धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने के बाद ध्यान आकर्षित किए। 18. 19. इसके अलावा 2015 में वह कॉमेडी वेब सीरीज स्क्विरल बॉयज में दिखाई दी। 20. 21. अगले वर्ष वह एक्शन कॉमेडी मॉन्स्टर ट्रक्स में ब्रायन के रूप में दिखाई दी। उन्हें 2014 में लॉस एंजल्स की अपनी पहली यात्रा के दौरान फिल्म में लिया गया था। 22. 23. 2017 में वीविंग ने एक्शन कॉमेडी थ्रिलर महम में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ स्टीवन येउन सह कलाकार थे और उन्होंने मेलानी क्रॉस की भूमिका निभाई थी। 24. 25. 26. रोजरिबर्ट.com के ब्रायन टेलेरिको ने उनकी तुलना मार्गोट रॉबी से की और उन्हें एक ही समय में मनोरम और थोड़ा डरावना कहा। 27. उन्होंने फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी में जॉन हॉक्स की प्रेमिका की भूमिका भी निभाई, जिसके लिए उन्हें अभिनय कलाकारों की टुकड़ी के साथ कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 28. और कॉमेडी हॉरर फिल्म द बेबीसिटर में शीर्षक चरित्र वह चार्ली पुथ के गीत अटेंशन के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 2017 से 2019 तक उन्होंने शोटाइम सीरियस मिल्फ में नेल्सन रोज की भूमिका निभाई। 28. दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई कि वीविंग दूसरे सीजन के बाद शो छोड़ रही थी। 31. वीविंग ने नग्न सेक्स दृश्य करने की शिकायत करने के बाद अपने अनुबंध से मुक्त होने के लिए कहा। वैरायटी के डैनियल होलोवे ने बताया कि वीविंग पहले सीजन में इसी तरह के सेक्स सीन के दौरान शो के निर्माता और सहकलाकार फ्रेंकी शो के व्यवहार से असहज महसूस कर रही थीं, जिसके कारण शो द्वारा कथित कदाचार की जांच हुई, जिसमें पाया गया कि शो की ओर से कोई गलत काम नहीं हुआ था। 31. इसके अलावा 2018 में वीविंग पिकनिक एट हैंगिंग रॉक मिनिस्ट्रीज में 3 छात्रों में से एक के रूप में दिखाई दी। वीविंग ने अगली बार 2019 की कॉमेडी हॉरर फिल्म रेडियो नॉर्थ में ग्रेस के रूप में अभिनय किया, जो एक नाटकीय अमेरिकी फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। 33. यह फिल्म निर्देशकों मैट बेटिनेली ओल्पिन और टायलर गिलेट के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित करती है, जिन्होंने उन्हें उन लोगों में से एक के रूप में वर्णित किया है जिनके साथ हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वह हमारी पसंदीदा में से एक है। 34. फिल्म और उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। 35. और उन्हें एक चीख रानी के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। 36. 37. 38. द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट कैटसोलिस ने उन्हें शानदार कहा और लिखा कि वह आत्मा को चूसने वाले लालच और जन्मजात पारिवारिक मूल्यों के इस कुशलतापूर्वक रक्तरंजित हार्पूनिंग को दिल देती है। 3. 40. इसके अलावा 2019 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी गन्स अकीम्बो में अभिनय किए। 41. 2023 में स्टेट थिएटर में बुनाई बेबीलोन के प्रीमियर पर प्रशंसकों का अभिवादन। 2020 में वीविंग ने ड्रामा थ्रिलर लास्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी में मुख्य भूमिका निभाई। 42. द बेबीसिटर किलर क्रीन में अपनी शीर्षक भूमिका को दोहराया। 43. और साइंस फिक्शन कॉमेडी बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक में दिखाई दी। 44. अगले वर्ष उन्होंने जीआई जो स्पिन ऑफ स्नेक आइज में स्कारलेट की भूमिका निभाई। 45. और हुलू ड्रामा सीरीज 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में जेसिका की भूमिका निभाई, जो कि लियान मोरियार्टी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 46. 47. इसके अलावा 2021 में उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्म बॉय किल्स वर्ल्ड में कास्ट किया गया था, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण परियोजना से बाहर हो गई और उनकी जगह जेसिका रोथ को ले लिया गया। 48. 49. 2022 में वीविंग ने 2022 की रोमांटिक कॉमेडी द वैलेट में यूजेनियो डेरबेज के साथ अभिनय किया, जो इसी नाम की 2006 की फ्रेंच फिल्म की रीमेक है। 50. इसके अलावा 2022 में उन्होंने डेमियन चेजेल की ध्रुवीकरण। 51. पीरियड ड्रामा फिल्म बेबीलोन में कॉन्स्टेंस मूर और जीवनी फिल्म शेवेलियर में मैरी जोसेफिन डी मोंटालम्बर्ट की भूमिका निभाई। 52. 53. उसी वर्ष वह स्क्रीम 6 के कलाकारों में शामिल हुई। 54. बेटिनेली ओल्पिन और गिलेट के साथ उनकी दूसरी फिल्म। यह मई 2023 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई और अपनी फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 55.
वीविंग को 2022 में एक्शन हॉरर फिल्म अजरेल में मुख्य किरदार के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई थी। 56-57 इसका प्रीमियर मार्च 2024 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ और इसे सितंबर 2024 में सिनेमाग्रोन और शडर में रिलीज किया गया। 58-59 इसके अलावा 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म 200% वुल्फ में एक आवाज की भूमिका निभाई थी। 60 वीविंग नेटफ्लिक्स पायलट लिटिल स्काई में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने के लिए तैयार है। 61 उन्हें जिमी वार्डन की कॉमेडी थ्रिलर बॉर्डरलाइन। 62 एडम लियोन की बायोपिक लिज। 63 और होली मेडिसन के संस्मरण डाउन द रैबिट होल क्यूरियस एडवेंचर्स एंड कॉशनी टेल्स ऑफ ए फॉर्मर प्लेबॉय बनी पर आधारित एक अनाम सीमित टेलीविजन सीरीज में भी कास्ट किया गया था। 61 वह रेडी को नॉट 2 में ग्रेस की भूमिका को भी दोहराएंगे। 65 व्यक्तिगत जीवन वीविंग द बेबीसिटर के सेट पर उनसे मिलने के बाद से लेखक जिमी वार्डन के साथ रिश्ते में है। 66 उन्होंने 10 मार्च 2019 को अपनी सगाई की घोषणा की। 67 और उसी साल शादी कर विक्टोरिया विक कार्मेनसोन जन्म 23 अप्रैल 1994 एक डेनिश अभिनेत्री है। उन्हें विंटर ब्रदर्स 2017, हॉलिडे 2018 और गॉडलैंड 2022 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2 बोडिल पुरस्कार और 1 रॉबर्ट पुरस्कार जीता है। प्रारंभिक जीवन सोन का जन्म और पालन पोषण कोपेनहेगन में हुआ। 1-2 वह पोलिश, फारसी और रूसी मूल की है। 3 उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर है। 1 उन्होंने अकादेमी फॉर यूटेमेट क्रिएटिविट द में भाग लिया और 17 साल की उम्र में डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भर्ती हुई। 2-4 उन्होंने 2016 में स्नातक किए। 3 आजीविका मेट्रो एक्सप्रेस में अभिनेताओं की तलाश का विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने साइमन स्टाहो की 2011 की फिल्म लव इज इन द एयर के लिए ऑडिशन दिए। 2-3 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 रिबाउक्स मी 5 प्यार का मौसम थेरेस 6 2012 आप और मैं हमेशा के लिए सोफी 3 2014 तीनलैंड डा विप्लव लघु फिल्म 7 2015 अभिजात वर्क डा अस्ता 8 खरबूजा इंद्रधनुष डा मेलिसा लघु फिल्म 4 2016 कोपेनहेग एक प्रेम कहानी विक्टोरिया 9 रक्त में एमिली 10 2017 शीतकालीन ब्रदर्स अन्ना 11 धूप में गाने डा जूली 12 2018 छुट्टी साशा 13 नियन हार्थ डा लॉरा 14 2019 मनोविकृति डा जेनी 15 2021 मिस ओसाका इनेस बटा अप्रैल 16 2022 गॉडलैंड अन्ना 17 डेट वी प्लेजर मीरा लघु फिल्म 18 2024 इजराइल मरियम 19 सुई वाली लड़की कैरोलिन 20 एक सप्लोजन और होटेड बिल्ली 21 2025 जन्मदिन की पार्टी सोफिया 22 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2021 लाल चुनाव कैटरीन पॉल्सन 10 एपिसोड 23 2022 राज्य वैद्यकीय छात्र 5 एपिसोड 24 2024 बकवास एसवी बेट्टिना 6 एपिसोड 25 नाथन लॉयर स्टीवर्ट जेरेट एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्होंने E4 सीरीज मिसफिट्स 2009 से 2012 में कर्टिस डोनोवन और चैनल 4 सीरीज यूटोपिया 2013 से 2014 में इयान की भूमिका निभाई। उन्हें उनके थिएटर के काम के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एंजेल्स इन अमेरिका में अपने प्रदर्शन के लिए वाटसन स्टेज अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किए। उनकी फिल्मों में द कॉमेडियन 2012, वॉर बुक 2014, मोप 2019, कैंडीमैन 2021 और फेम 2023 शामिल है, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड दिलाए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा नाथन लॉयर स्टीवर्ट जेरेट का जन्म दक्षिण लंदन के वानसवर्थ में हुआ था। उद्धरण आवश्यक उन्होंने ब्रिट स्कूल में पढ़ाई की, फिर रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में प्रशिक्षण लिए। 1 आजीविका स्टीवर्ट जेरेट ने अपने पेशेवर मंच की शुरुआत लिरिक एमरस्मिथ में ब्रिक्सटन स्टोरीज में कई भूमिकाओं के साथ की और नेशनल थिएटर में द हिस्ट्री बॉयज की चौथी कास्ट में थे। उद्धरण वांछित 2009 से 2012 तक
स्टीवर्ट ने E4 सीरीज मिसफिट्स में कर्टिस डोनोवन के रूप में अभिनय किया, एक भूमिका जो उन्होंने पहली 4 सीरीज के लिए निभाई। 2. जिससे वे मिसफिट्स के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कलाकार बन गए और चौथी सीरीज के दौरान लिखे जाने तक वे आखिरी बचे हुए मूल कलाकार बन गए। 2012 में वे आर्कोला थिएटर में पिट्सफोर्ड डिज्नी के पुनरुद्धार में दिखाई दिए। उद्धरण वांछित। मिसफिट्स छोड़ने के 1 साल बाद जेरेट ने चैनल 4 की साजिश थ्रिलर सीरीज यूटोपिया में इयान जॉनसन के रूप में अभिनय करना शुरू किया और क्राइम कॉमेडी डॉम हेमिंग्वे में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। वह 2014 में रिलीज हुए ईयर्स एंड ईयर्स के रियल नामक एक म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता। स्टीवर्ट जेरेट ने 2017 में मैरियन इलियट द्वारा निर्देशित टोनी कुशनर की एंजल्स इन अमेरिका के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में ड्रेक ग्रीन बेलीज, प्रायर वाल्टर, एंड्रयू गारफील्ड की दोस्त की भूमिका निभाई, जिसके लिए स्टीवर्ट जेरेट को एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए वाटसन स्टेज पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3. उन्होंने ब्रॉडवे की शुरुआत तब की जब शो 2018 में नील साइमन थिएटर में स्थानांतरित हो गए। उद्धरण वांछित। 2019 में स्टीवर्ट जेरेट ने बायोग्राफिकल फिल्म मोप 4 में अभिनेता स्टीव ड्राइवर और BBC वन मिनीसीरीज द ट्रायल ऑफ क्रिस्टीन कीलर में जॉनी एजकम्बे की भूमिका निभाई। उन्होंने हुलू पर 4 वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल में एक आवर्ती भूमिका और पारिवारिक फिल्म द किड हू वुड बी किंग में एक छोटी भूमिका भी निभाई। इसके बाद 2020 में फिल्म द आर्गुमेंट और BBC सीरीज ड्रैकुला में भूमिकाएं निभाई। उद्धरण की आवश्यकता। 2021 में स्टीवर्ट जेरेट ने डॉक्टर हू स्पेशल रेवोल्यूशन ऑफ द डेल्क्सा में अतिथि भूमिका निभाई, कैंडीमैन सीक्वल में थ्रोए कार्टराइट के रूप में अभिनय किया और HBO मैक्स टीन कॉमेडी ड्रामा जनरेशन जेनेरा प्लस आयन के रूप में शैलीबद्ध में मार्गदर्शन परामर्शदाता सैम के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। उद्धरण आवश्यक। स्टीवर्ट जेरेट थ्रिलर फिल्म फेम में जॉर्ज मैक्के के साथ अभिनय करते हैं, जिसका प्रीमियर 2023 में 73वें बर्लिनले में होगा, और स्टार डिज्नी प्लस हीस्ट सीरीज कल्प्रिट्स में उनकी प्रमुख भूमिका है। IFC फिल्म्स LLC 2 न्यूयॉर्क में स्थित एक अमेरिकी फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी है। यह AMC नेटवर्क के स्वामित्व वाली IFC की एक शाखा है। यह मुख्य रूप से अपने नाम के तहत स्वतंत्र फिल्मों, अपने सनडांस सेलेक्स लेबल के तहत चुनिंदा विदेशी फिल्मों और वृत्तचित्रों और अपने IFC मिडनाइट लेबल के तहत शैली की फिल्मों का वितरण करती है। यह IFC सेंटर का संचालन करती है। इतिहास। IFC फिल्म्स डिवीजन के पास एक पूर्ववर्ती फिल्म लेबल नेक्स्ट वेव फिल्म्स है, जिसे फिल्में रिलीज करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो 1997 से 2002 तक संचालन में था, जब इसे बंद कर दिया गया और खुद IFC में शामिल कर लिया गए। 3. 4. IFC ने एक फिल्म कंपनी IFC प्रोडक्शंस भी लॉन्च की, जिसने मार्च 1997 में अपनी खुद की फीचर फिल्म परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए संचालन स्थापित किए। 5. 18 जनवरी 1999 को IFC ने एक फिल्म लेबल एजेंडा 2000 लॉन्च किया, जिसने अपनी खुद की फिल्म परियोजनाएं स्थापित कीं, जिनका विश्व प्रीमियर IFC पर हुआ। 6. 26 सितंबर 2000 को IFC ने अपनी खुद की फीचर फिल्म इकाई शुरू की, जिसका नाम IFC फिल्म्स रखा गया, जिसका नेतृत्व बॉब बर्नी ने किया, जिन्होंने न्यू मार्केट फिल्म्स में नौकरी की और बाद में पिक्चर हाउस के संस्थापक बने। 7. IFC के पास वीडियो ऑन डिमांड VOD में कई उद्यम हैं, जो केबल टेलीविजन पेपरव्यू, एप्पल आईट्यून्स और पूर्व में ब्लॉकबस्टर के मूवीलिंक के माध्यम से उपलब्ध है। 1. 2002 में IFC फिल्म्स ने MGM होम एंटरटेनमेंट के साथ अपनी नाटकीय फिल्मों को होम वीडियो पर रिलीज करने के लिए एक समझौता किया, जब तक कि वे IFC के मूल टीवी शो के साथ रेनबो मीडिया द्वारा हस्ताक्षरित एक सौदे के हिस्से के रूप में 2006 में जीनियस प्रोडक्ट्स में नहीं चले गए। 2006 में IFC ने IFC फर्स्ट टेक लॉन्च किया, जिसमें उसी दिन उपलब्ध वीडियो ऑन डिमांड के साथ एक सीमित नाटकीय रिलीज का संयोजन किया गया। इसमें शामिल फिल्में IFC के स्वामित्व वाले IFC सेंटर, साथ ही अन्य थिएटरों में दिखाई जाएंगी। लैंडमार्क थिएटर पहले बाहरी थिएटर थे जिनकी घोषणा की गई थी। 9. उसी वर्ष 2006 में IFC फिल्म्स ने एप्पल आईट्यून्स को कुछ फिल्में वितरित करना शुरू किए। पहले बैच में 13 फिल्में थीं, जिन्हें फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में नामांकन मिला था। 10. मार्च 2008 के पैनल चर्चा में IFC फिल्म की एरियाना बोको ने कहा कि इसकी सभी फिल्में फर्स्ट टेक के जरिए रिलीज होंगी। 11. अविश्वसनीय स्रोत। उसी वर्ष IFC ने IFC फेस्टिवल डायरेक्ट लॉन्च 12. 2010 में
यह घोषणा की गई थी कि आईएफसी फिल्म्स आईएफसी मिडनाइट नामक एक डिवीजन लॉन्च करेगी। यह डिवीजन हॉरर, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, कामुक आर्ट हाउस और एक्शन रिलीज करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 2009 में आईएफसी ने एमपीआई मीडिया ग्रुप और क्राइटेरियन कलेक्शन के साथ होम वीडियो डील पर हस्ताक्षर किए। 15 फरवरी 2015 में शाउट फैक्ट्री की स्क्रीम फैक्ट्री ने आईएफसी फिल्म्स के साथ अपने शीर्षकों को उनके आईएफसी मिडनाइट लेबल पर रिलीज करने के लिए एक सौदा किए। इसमें द बाबाडुक और बैककंट्री के ब्लूरे और डीवीडी रिलीज शामिल थे। 27 मई 2015 को आईएफसी फिल्म्स ने पैरामाउंट होम मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक और होम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन डील की। 30 जुलाई 2018 को एएमसी नेटवर्क्स ने आरएलजे एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण करने के लिए एक निर्णायक समझौता किया, जहां एएमसी या रॉबर्ट एल जॉनसन के स्वामित्व वाले शेष आरएलजे शेयरों के लिए $59 मिलियन का भुगतान करेगा। इस लेनदेन को आरएलजे एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों ने 31 अक्टूबर को मंजूरी दी और एएमसी नेटवर्क्स ने 1 नवंबर को अधिग्रहण पूरा कर लिए। 19 आरएलजे एंटरटेनमेंट एएमसी नेटवर्क्स की निजी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई, जिसमें जॉनसन और उनके सहयोगियों के पास 17% हिस्सेदारी थी। आईएफसी फिल्म्स की सहयोगी कंपनी के रूप में आरएलजे एंटरटेनमेंट ने दिसंबर 2021 में उनके शीर्षकों के होम वीडियो वितरण का कार्यभार संभाला। डर एक अमेरिकी ओवर टॉप सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड सेवा है, जिसमें हॉरर, थ्रिलर और सुपरनैचुरल फिक्शन टाइटल शामिल है, जिसका स्वामित्व और संचालन एएमसी नेटवर्क द्वारा किया जाता है। एक स्ट्रीमिंग सेवा मूल फिल्में, टीवी सीरीज जैसे कि क्रीप शो, जो 1982 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित है, और डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रदान करती है। शडर की लाइब्रेरी में गैरमूल प्रोग्रामिंग भी शामिल है, जिसमें प्रसिद्ध हॉरर फिल्में शामिल है। शडर सालाना एक हैलोवीन, खोल लॉग, यूल लॉग के बराबर एक हैलोवीन थीम वाला प्रसारित करता है। वितरण शडर की शुरुआत 2015 की गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल आमंत्रण पर बीटा परीक्षण के साथ हुई थी। 2 अक्टूबर 2016 तक शडर पूरी तरह से बीटा परीक्षण से बाहर हो गया था और कनाडा, 3 यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड तक फैल गया था। शडर एंड्रॉइड और एप्पल मोबाइल डिवाइस, अमेजन फायर डिवाइस, एंड्रॉइड टीवी, एप्पल टीवी, रोकू, एक्सबॉक्स वन, एक्सबॉक्स सीरीज XS, क्रोमकास्ट, पांट के साथ साथ मासिक या वार्षिक सदस्यता में अमेजन वीडियो 1 के माध्यम से उपलब्ध है। पांक शडर अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक वीआरवी कॉम्बो पैक के हिस्से के रूप में भी उपलब्ध था। 6-7 अमेरिका में मासिक सदस्यता वर्तमान में $6.99 प्रति माह पर चलती है, जबकि अन्य देशों में कीमत स्थानीय मुद्रा के अनुसार समायोजित की जाती है। 16 अगस्त 2020 को शडर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक अपने परिचालन का विस्तार किए। 9-10 अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड में एएमसी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा के लॉन्च के दौरान शूडर को बंडल पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। 11-12 सामग्री अक्टूबर 2016 में वॉक्स के लिए लिखते हुए अजा रोमानो ने उल्लेख किया कि शडर में 500 से अधिक हॉरर फिल्में थीं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी स्क्रीम बॉक्स में 400 थी। 13 रोमानो ने कहा कि शडर में उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों का प्रभावशाली चयन था। 13 द गार्जियन के लिए लिखते हुए चार्ली लिन ने नोट किया कि शडर के यूके संस्करण में लगभग 200 फिल्में थीं। 4 चैनल के क्यूरेटर सैम जिमरमैन और कॉलिन गेडेस अर्बन डेके /X और नॉट योर ऑर्डिनरी ब्लडसुकर जैसी श्रेणियां प्रदान करते हैं। 13 जो लाइब्रेरी को विशिष्ट उपश्रेणियों में तोड़ देते हैं। जिमरमैन ने पहले फेंगोरिया और शॉक तिल यू ड्रॉप टॉड के लिए काम किया था, जबकि गेडेस पहले टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एक फिल्म प्रोग्रामर थे। 2016 के अंत में शडर ने विशिष्टता की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दीं। डीवीडी रिलीज से 2 हफ्ते पहले रॉब ज़ोंबी के 31 का प्रीमियर किया। 15 और डॉन कोस्केरेली के फैंटम की 4 के बहाली को विशेष रूप से ले गए। 3 एक अन्य स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिव में मार्च 2017 में शडर ने द डेविल्स का पूर्ण 109 मिनट का अनरेटेड संस्करण ले जाना शुरू किए। 1971 में फिल्म की रिलीज के बाद यह पहली बार है कि फिल्म का अनरेटेड कट संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है। 16 जून 2017 में शडर ने विकास में मूल श्रृंखला की एक पूरी स्लेट की घोषणा की, जिसमें निर्देशक पैटी जेनकिंस से रिप्रोर और एमिली शुल्त्ज के उपन्यास द ब्लोन्स का रूपांतरण शामिल है। 17
2018 में शरर ने अनन्य और मूल फिल्मों और सीरीज को रिलीज करना जारी रखा, जिसमें स्टीवन येउन और समारा वीविंग अभिनीत मुहिम, रयूही कितामुरा द्वारा निर्देशित डाउन रेंज, रिवेंज और सिफी सीरीज चैनल 0 और अन्य शामिल है। 18 जुलाई 2018 में शरर ने दिग्गज हॉरर होस्ट जो बॉब ब्रिग्स के साथ द लास्ट ड्राइव इन विद जो बॉब ब्रिग्स नामक 24 घंटे का लाइव इवेंट आयोजित किया, जिसके दौरान प्रशंसकों को टूरिस्ट ट्रैप और स्लीप अवे कैंप जैसी फिल्में देखने को मिली, जिसमें जो बॉब की प्रसिद्ध कमेंट्री भी शामिल थी। 19 प्रीमियर के दौरान सेवा के नए लाइव स्ट्रीम फीचर तक पहुंचने का प्रयास करने वाले ग्राहकों की भारी संख्या के परिणामस्वरूप शरर के सर्वर क्रैश हो गए। सर्वर की त्रुटियों के बावजूद श्रृंखला को आलोचकों और हॉरर प्रशंसकों से समान रूप से प्रशंसा मिली। मैराथन के तुरंत बाद शरर ने घोषणा की कि वे 2018 और 2019 में अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए ब्रिग्स को वापस ला रहे हैं। 20 जुलाई को शरर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की। 23 जनवरी 2020 से शरर ने द डेड लैंड्स का वितरण किया है, जो पूर्व संपर्क न्यूजीलैंड में स्थापित माओरी थीम वाली अलौकिक श्रृंखला है, जिसे एएमसी और न्यूजीलैंड के सार्वजनिक प्रसारक TVNZ द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया था। शरर अमेरिका, कनाडा, यूके और आयरलैंड में श्रृंखला वितरित करता है, जबकि TVNZ ऑन डिमांड के पास न्यूजीलैंड के लिए वितरण अधिकार है। 20 जुलाई 2021 को हॉरर जॉनर की फिल्म रोद को शरर प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। 23 शरर ने 2023 त्रिबेका फेस्टिवल में अपने प्रीमियर के बाद उत्तरी अमेरिका, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में हॉरर फिल्म यू विल नेवर फाइंड मी के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। साउथ बाय साउथवेस्ट SXSW समानांतर फिल्म, इंटरैक्टिव मीडिया और संगीत समारोहों और सम्मेलनों का एक वार्षिक समूह है, जो संयुक्त रूप से मार्च के मध्य में ऑस्टिन, टेक्सास में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और हर साल इसका दायरा और आकार दोनों बढ़ता रहा है। 2017 में सम्मेलन 10 दिनों तक चला, जिसमें इंटरैक्टिव ट्रैक 5 दिनों तक चला, संगीत 7 दिनों तक चला और फिल्म 9 दिनों तक चल। ऑस्टिन में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 2020 और 2021 में कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था। 1-2 दोनों वर्षों में इसके बजाय एक छोटा ऑनलाइन कार्यक्रम था। 3 SXSW का संचालन SXSW LLC कंपनी करती है, जो सम्मेलनों, व्यापार शो, उत्सवों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 4 SXSW के अलावा कंपनी SXSW EDU सम्मेलन और SXSW सिडनी महोत्सव 2023 से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में चलाती है और टोरंटो में नॉर्थ बाय नॉर्थईस्ट का सह संचालन करती है। इसने पहले नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट 1995 से 2001, वेस्ट बाय साउथवेस्ट 2006 से 2010, SXSW इको 2011 से 2016, SXSW V2V 2013 से 2015 और मी कन्वेंशन 2017 से 2019 जैसे कार्यक्रमों का संचालन या सहसंचालन किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अन्य कार्यक्रम, अतीत और वर्तमान, जिन्हें कभी कभी सामूहिक रूप से 4 अक्षर वाले त्योहार के रूप में संदर्भित किया जाता है, SXSW से प्रेरित है। 5 डाउनटाउन ऑस्टिन में ऑस्टिन कन्वेंशन सेंटर उत्सव के केंद्र के रूप में कार्य करता है। उत्सव से जुड़े अधिकांश कार्यक्रम डाउनटाउन ऑस्टिन और उसके आसपास के स्थानों पर होते हैं। 6 अप्रैल 2021 में पेस्के मीडिया कॉरपोरेशन ने SXSW में 50% हिस्सेदारी खरीदी। 7 प्रभागो SXSW 2013 के दौरान ऑस्टिन, टेक्सास के डाउनटाउन में 6वीं स्ट्रीट का एक दृश्य। संगीत SXSW म्यूजिक दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संगीत समारोह है, जिसमें 2014 तक 2000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। 8 SXSW म्यूजिक अपने आधिकारिक YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित कलाकारों के संगीत और वीडियो नमूने प्रदान करता है। 9-10 संगीत कार्यक्रम सम्मेलन के पहले वर्ष 1987 में 700 पंजीकरणकर्ताओं से बढ़कर 2018 में 1,61,000 से अधिक उपस्थित लोगों तक पहुंच गया है। 11 SXSW फिल्म और SXSW इंटरैक्टिव कार्यक्रम हर साल बढ़े हैं। मार्च 2013 में ऑस्टिन में 32,000 से अधिक पंजीकरणकर्ता आए। 12 बैंड को कार्यक्रम में आने जाने और ठहरने का खर्च खुद उठाना होगा। सभी कलाकारों को नकद भुगतान या रिस्टबैंड पैकेज दिया जाता है, जिससे उन्हें सभी संगीत कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है। 13 पतली परत
एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म सम्मेलन 5 दिनों तक चलने वाला सम्मेलन पैनल और सत्र है और सभी स्तरों के फिल्म निर्माताओं का स्वागत करता है। प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञ फिल्म निर्माताओं और उद्योग के नेताओं के साथ मुख्य वक्ता, पैनल, कार्यशालाएं, सलाहकार सत्र और बहुत कुछ शामिल है। कौद है 2015 में एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म सम्मेलन में 735 वक्ताओं के साथ 250 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। पिछले वक्ताओं में जॉन फेवरू, मार्क डुप्लास, एवा डुवर्ने, रयान गोसलिंग, निकोलस केज, एलेजांद्रो जोडोर्स्की, टिल्डा स्विंटन, एमी शूमर, सैली फील्ड, जोस व्रेडन, क्रिस्टीन वचोन, आरजे डे, मैथ्यू मैककोनाभे, डैनी बॉयल, सेठ मैकफरलेन, कैथरीन हार्डविक, रिचर्ड लिंकलेटर, डेविड गॉर्डन ग्रीन, हार्मनी कोरीन, हेनरी रोलिंस, सारा ग्रीन और रॉबर्ट रोड्रिग्ज शामिल थे। 15 हालांकि फिल्म महोत्सव स्वतंत्र रूप से निर्मित फिल्मों और अद्वितीय विजन के साथ उभरती हुई निर्देशन प्रतिभाओं पर प्रकाश डालता है। 16 महोत्सव ने लंबे समय से स्टूडियो को उनके कॉमेडी के लिए बैरोमीटर के रूप में काम किया है। एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 9 दिनों तक चलता है और कैमरे के पीछे और सामने कच्चे नवाचार और उभरती प्रतिभा का जश्न मनाता है। 18 फेस्टिवल प्रोग्रामिंग श्रेणियों में शामिल है। विशेष कार्यक्रम, हेडलाइनर, नैरेटिव स्पॉटलाइट, डॉक्यूमेंट्री स्पॉटलाइट, नैरेटिव प्रतियोगिता, डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता, विजन, मिडनाइटर्स, 24 बीट्स प्रति सेकंड, एसएक्स ग्लोबल, एपिसोडिक, फेस्टिवल फेवरेट और शॉर्ट फिल्म प्रोग्राम। एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म अवार्ड्स, जो फिल्म कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन होते हैं, फीचर और शॉर्ट फिल्म ज्यूरी द्वारा चुनी गई फिल्मों को सम्मानित करते हैं। 2015 में एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल ने 7,361 प्रस्तुतियों में से चुनी गई 150 फीचर फिल्मों और 106 लघु फिल्मों का कार्यक्रम बनाए। 19 पिछले विश्व प्रीमियर में फ्यूरियस 7, नेबर्स, शेफ, 21 जंप स्ट्रीट, द केबिन इन द वुड्स, डांस ऑफ द डेड, ब्राइडसमेड्स एंड इंसिडियस और टीवी सीरीज गर्ल्स, सिलिकॉन वैली और पेनी ड्रेडफुल शामिल हैं। इंटरएक्टिव एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। 21 उत्सव में एक व्यापार शो, वक्ता, पार्टियां और एक स्टार्टअप त्वरक शामिल है। 22 इतिहास एसएक्सएसडब्ल्यू कर्मचारी कार्यक्रम का परिचय देते हुए 1980 के दशक में उद्घाटन। जुलाई 1986 में न्यूयॉर्क सिटी संगीत समारोह न्यू म्यूजिक सेमिनार के आयोजकों ने ऑस्टिन में उस समारोह के विस्तार के आयोजन के बारे में बात करने के लिए वैकल्पिक साप्ताहिक द ऑस्टिन क्रॉनिकल के एक कर्मचारी रोलांड स्वेंसन से संपर्क किए। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे न्यू म्यूजिक सेमिनार साउथवेस्ट आयोजित करने जा रहे हैं। 23 हालांकि योजनाएं सफल नहीं हुईं, इसलिए स्वेंसन ने क्रॉनिकल के 2 अन्य लोगों, संपादक और सहसंस्थापक लुइस ब्लैक और प्रकाशक निक बार्बरो की मदद से एक स्थानीय संगीत समारोह का सहआयोजन करने का फैसला किए। बुकिंग एजेंट और संगीतकार लुइस मेयर्स को भी इसमें शामिल किया गया। 24 ब्लैक ने 1959 की अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट के नाम पर एक नाटक के रूप में यह नाम सुझाए, जबकि साउथवेस्ट बाय साउथ एक कंपास पर एक वास्तविक बिंदु है, साउथ बाय साउथवेस्ट नहीं है। 25 यह आयोजन पहली बार मार्च 1987 में आयोजित किया गया था। आयोजकों ने इसे एक क्षेत्रीय कार्यक्रम माना और लगभग 150 उपस्थित लोगों के आने की उम्मीद की, लेकिन 700 से अधिक लोग आए और ब्लैक के अनुसार यह लगभग तुरंत ही राष्ट्रीय हो गया। 26 मेयर्स ने 1990 के दशक की शुरुआत में ऑस्टिन और उत्सव छोड़ दिया, लेकिन ब्लैक, बारबेरो और स्वेंसन 2010 तक उत्सव के प्रमुख आयोजक बने रहे। 26 1990 के दशक गायिका गीतकार मिशेल शॉप्ट 1992 के साउथ बाय साउथवेस्ट में मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने अपने तत्कालीन पति बार्ट बुल द्वारा लिखित भाषण देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी कलाकारों से संगीत चुराने के लिए श्वेत संगीतकारों की आलोचना की थी। और फिर बाद में उसी सम्मेलन के दौरान जब उन्होंने बैंड टू नाइस गर्ल्स को एक लाभ संगीत कार्यक्रम से बाहर करने की कोशिश की, जिसे कुछ लोगों ने समलैंगिक विरोधी कहा, टू नाइस गर्ल्स की खुले तौर पर समलैंगिक छवि के कारण। 27 1993 में एसएक्सएसडब्ल्यू ऑस्टिन कन्वेंशन सेंटर में चला गया, जहां यह अभी भी आयोजित होता है। 28 1994 में एसएक्सएसडब्ल्यू ने फिल्म और अन्य मीडिया के लिए एक घटक जोड़ा, जिसका नाम एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म और मल्टीमीडिया सम्मेलन रखा गया। 26 जॉनी कैश मुख्य वक्ता थे। 29 उस वर्ष
बैंड हैंसन के 3 भाइयों को उनके पिता द्वारा संगीत अधिकारियों के लिए अचानक ऑडिशन देने के लिए एसएक्सएसडब्ल्यू में लाया गया था ताकि उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उन्हें सुनने वाले लोगों में आर के कार्यकारी क्रिस्टोफर सबेक भी शामिल थे, जो उनके प्रबंधक बन गए और जल्द ही उन्हें मरकरी रिकॉर्ड्स में साइन करवा दिए। 1995 में एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म और मल्टीमीडिया सम्मेलन को 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में विभाजित किया गया, एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म और एसएक्सएसडब्ल्यू मल्टीमीडिया। 1999 में एसएक्सएसडब्ल्यू मल्टीमीडिया का नाम बदलकर एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरैक्टिव कर दिया गया। 2000 गायक गीतकार जॉन मेयर के 2000 एसएक्सएसडब्ल्यू संगीत समारोह में प्रदर्शन के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड लेबल अवेयर रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध कर लिए। 2002 के एसएक्सएसडब्ल्यू संगीत समारोह में बैंड द पॉलीफोनिक स्प्री के प्रदर्शन ने उन्हें प्रमुख लेबल के साथ हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रीय ध्यान में लाने में मदद की। 2002 के एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म महोत्सव में फिल्म मनीटो ने कथात्मक फीचर के लिए जूरी पुरस्कार जीता, जबकि वृत्तचित्र स्पेलबाउंड ने वृत्तचित्र फीचर के लिए जूरी पुरस्कार जीता। ब्रिटिश गायक जेम्स ब्लंट को निर्माता लिंडा पेरी ने 2004 के एसएक्सएसडब्ल्यू संगीत समारोह में एक छोटे से शो के दौरान खोजा था और इसके तुरंत बाद पेरी के कस्टर रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए गए। 32 जहां उन्होंने अपने बाद के 3 एल्बम जारी किए। 2005 की एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म को कुछ लोग मम्बलकोर फिल्म शैली की उत्पत्ति मानते हैं। अब मम्बलकोर के रूप में वर्गीकृत कई फिल्में, जिनमें द पफी चेयर, किसिंग ऑन द माउथ, 4 आइड मॉन्स्टर्स और म्यूचुअल एप्रिसिएशन शामिल है, प्रदर्शित की गई और एरिक मसुनागा, एक संगीतकार और म्यूचुअल एप्रिसिएशन के साउंड एडिटर को फेस्टिवल के दौरान एक बार में मम्बलकोर शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। 33 फिल्म हुलिगन्स ने फीचर फिल्म जूरी अवार्ड और फीचर फिल्म ऑडियंस अवार्ड दोनों जीते, जबकि द पफी चेयर ने इमर्जिंग विजन्स श्रेणी में फीचर फिल्म ऑडियंस अवार्ड जीता। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काउबॉय डेल अमोर ने एसएक्सएसडब्ल्यू कॉम्पिटिशन अवार्ड और ऑडियंस अवार्ड जीता। ब्लैक एलिशियस और लतीफ साउथ बाय साउथवेस्ट 2006 में प्रस्तुति देते हुए। 2006 के एसएक्सएसडब्ल्यू म्यूजिक में बैंड द फ्लेमिंग लिप्स द्वारा एक गुप्त संगीत कार्यक्रम को 2010 में टाइम पत्रिका द्वारा सभी समय के शीर्ष 10 संगीत महोत्सव क्षणों में से एक कहा गया था। 29 2006 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव में विकिपीडिया के सह-संस्थापक जिमी वेल्स और क्रेगलिस्ट के संस्थापक क्रेग न्यूमान का एक मुख्य पैनल शामिल था। 33 उस वर्ष वीडियो गेम के लिए एक घटक स्क्रीनबर्न 8 एसएक्सएसडब्ल्यू को एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव में जोड़ा गया था। 26 2007 का संगीत समारोह 14 से 18 मार्च तक चला और इसमें 1400 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुति दी। उस साल की 2 सबसे बेहतरीन फिल्में एल्विस एंड एनाबेले और स्किल्स लाइक दिस थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने 2007 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव में उल्लेखनीय रूप से शुरुआती कर्षण और चर्चा प्राप्त की। 36 हालांकि यह एसएक्सएसडब्ल्यू 2007 में लॉन्च नहीं हुआ जैसा कि कभी-कभी रिपोर्ट किया जाता है। 26 2008 के एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव ने प्रौद्योगिकी पत्रकार सारा लेसी द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के मुख्य साक्षात्कार के कारण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसे कुछ पर्यवेक्षकों ने थ्रेन मलबे के रूप में माना था क्योंकि दर्शकों की धारणा थी कि लेसी अरुचिकर सवाल पूछ रही थीं। साथ ही जुकरबर्ग की ओर से जवाब में मजाक या संक्षिप्त जवाब दिए गए। 37 2008 में एसएक्सएसडब्ल्यू में एक कॉमेडी तत्व जोड़ा गया। यह एक रात के लिए आयोजित किया गया था। 2012 तक त्योहार की सभी रातों में कॉमेडी प्रदर्शन हुए। 38 2009 का उत्सव मार्च के 13 से 22 को आयोजित किया गया था। विशेष रूप से एसएक्सएसडब्ल्यू के इंटरएक्टिव सेक्शन में बड़ी संख्या में लोग आए। इस आमद ने मुख्य रूप से आईफोन के भारी उपयोग के कारण जैसे प्रदाताओं के नेटवर्क को प्रभावित किए। 39 इसके अलावा उन लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना भी नई थी जो इसमें शामिल नहीं हुए, जिसका नाम नोटैक्सवा रखा गया। ट्विटर और अन्य ऑनलाइन टूल के माध्यम से समन्वय करते हुए नोटैक्सवा कार्यक्रम लंदन, न्यूयॉर्क, विस्कॉन्सिन, पोर्टलैंड, ओरेगन और मियामी में आयोजित किए गए। 41 मोबाइल ऐप फोरस्क्वेयर को एसएक्सएसडब्ल्यू 2009 में लॉन्च किया गया था। 2009 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव में फोरस्क्वेयर एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ, जिसे मैशेबल ब्लॉग द्वारा इवेंट का ब्रेकआउट मोबाइल ऐप कहा गया था। 41
2009 में SXSW में पहली बार भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कनाडाई कैसियस खान और अमिका कुशवाहा। 2009 के SXSW फिल्म में 250 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 54 विश्व प्रीमियर शामिल थे। 2010 के दशक। 2010 का संगीत समारोह, जो मार्च के 12 से 21 को हुआ, एलेक्स चिल्टन को समर्पित था, जिनकी मृत्यु बिग स्टार के साथ प्रदर्शन करने से कुछ समय पहले ही हो गई थी। 20 मार्च 2010 को उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था। 2010 के उत्सव में लगभग 2000 बैंड आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन करने वाले थे। 45 और उत्सव प्रतिनिधियों ने अनुमान लगाया कि 13,000 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिए। 46 हालांकि पारंपरिक रूप से ऑस्टिन म्यूजिक अवार्ड्स उत्सव की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस साल आयोजकों ने इसे समापन कार्यक्रम के रूप में रखा था। स्थानीय संगीतकार बॉब श्नाइडर ने 6 पुरस्कार जीते, जिनमें सॉन्ग ऑफ द ईयर, सिंगर ऑफ द ईयर और बैंड ऑफ द ईयर लोनलीलैंड के साथ शामिल है। 45 2010 का उत्सव मोबी ग्रेव बैंड के जीवित सदस्यों की प्रस्तुतियों के लिए भी उल्लेखनीय था। 47 2010 के फिल्म फेस्टिवल में मैग्नोलिया पिक्चर्स ने साइंस फिक्शन फिल्म मॉन्स्टर्स के फिल्म अधिकार उसी रात खरीद लिए जिस रात इसे दिखाया गया था, जो SXSW में पहली बार रातों रात अधिग्रहण था। टाइम पत्रिका के पत्रकार मेरेडिथ मेलनिक ने इस खरीद को SXSW के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, जिससे फिल्म स्टूडियो के अधिकारियों में व्यक्तिगत रूप से फेस्टिवल में भाग लेने की अधिक रुचि पैदा हुई। 48 उस वर्ष इंडी पसंदीदा तिनी फर्नीचर का प्रीमियर भी हुआ, जिसने सर्वश्रेष्ठ नैरेटिव फीचर का पुरस्कार जीता। 2010 के इंटरएक्टिव फेस्टिवल में अनुमानित 12 से 13,000 भुगतान करने वाले उपस्थित थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% की बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व करता था। 49 यह पहला वर्ष था जिसमें इंटरएक्टिव फेस्टिवल की उपस्थिति ने संगीत समारोह को पीछे छोड़ दिए। 49 मुख्य प्रस्तुति उमर हक द्वारा तत्कालीन ट्विटर के CEO इवान विलियम्स का एक साक्षात्कार था, एक साक्षात्कार जिसे दर्शकों में से कई ने निराशाजनक रूप से सही पाए। 50 इंटरएक्टिव फेस्टिवल के दौरान पहली बार और अब तक का एकमात्र हाइव अवार्ड्स फॉर द अनसंग हीरोज ऑफ द इंटरनेट आयोजित किया गया था। 2011 कॉनन ओब्रायन SXSW 2011 में कॉनन ओब्रायन कैंट स्टॉप का प्रचार करते हुए 2011 SXSW महोत्सव 11 से 20 मार्च तक चला। SXSW इंटरएक्टिव के मुख्य प्रस्तुतकर्ता मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म ACVNGR के संस्थापक और CEO सेठ प्रीबेट्स थे। 51 2011 इंटरएक्टिव फेस्टिवल अब तक का सबसे बड़ा था, जिसमें अनुमानित 20,000 लोग शामिल हुए थे। 52 SXSW में उपस्थित मुक्केबाजी के दिग्गज माइक टायसन भी थे, जो स्क्रीनबर्न आर्केड में रॉक लाइव के साथ अपने नए आईफोन गेम का प्रचार कर रहे थे। 53 SXSW फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित कम से कम 2 फिल्मों ने वितरण सौदे हासिल किए। डॉक्यूमेंट्री अनडिफीटेड, जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, और थ्रिलर द डिवाइन। नतीजतन फिल्म समीक्षक क्रिस्टोफर केली ने लिखा कि 2011 में SXSW फिल्म एक सुप्रसिद्ध लेकिन मूल रूप से क्षेत्रीय कार्यक्रम से दुनिया भर के फिल्म समारोहों की बड़ी लीग में शामिल हो गई। 54 वह उत्सव ब्राइड समिट्स फिल्म के प्रीमियर के लिए भी उल्लेखनीय था। 55 15 मार्च को फू फाइटर्स डॉक्यूमेंट्री बैक एंड फोर्थ की स्क्रीनिंग के बाद बैंड द्वारा एक आश्चर्यजनक लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक सेट लिस्ट में तत्कालीन आगामी एल्बम वास्टिंग लाइट की संपूर्णता शामिल थी। 56 2012 SXSW 2012 9 से 18 मार्च तक चला। 2012 के SXSW इंटरएक्टिव की सबसे बेहतरीन तकनीक को आमतौर पर सोशल डिस्कवरी मोबाइल ऐप कहा गया, जो उपयोगकर्ताओं को आसपास के अन्य उपयोगकर्ताओं का पता लगाने में मदद करता है। SXSW में मौजूद सोशल डिस्कवरी ऐप में हाईलाइट, ग्लेंसी, सोनार और किस्मत शामिल थे। 57 SXSW फिल्म ने 2 प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों का प्रीमियर देखा, द केबिन इन द वुड्स 59 और 21 जंप स्ट्रीट। 55 2 फिल्मों ने वितरण सौदे हासिल किए, गन्स अगेंस्ट बॉयज और द टॉल मैन। 60 एक अन्य फिल्म गिम्मी द लूट, जिसने SXSW नैरेटिव फीचर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता, को त्योहार के एक हफ्ते बाद वितरण सौदा मिला। 61 बे ऑफ ऑयल सेंस को सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑडियंस अवार्ड मिला। 62 2012 भी पहला साल था जब संगीत भाग को मंगलवार तक बढ़ाया गया था।
संगीत समारोह में तालिब क्वेली और लिल वेन जैसे रैपर शामिल थे, साथ ही बिग सीन और कान्ये वेस्ट की आश्चर्यजनक उपस्थिति भी थी। इंडी बैंड में एमईएनईडब्ल्यू और द शिन्स शामिल थे। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन संगीत समारोह के मुख्य वक्ता थे। 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू 2013 8 से 17 मार्च तक चला। बड़े बजट की फिल्में द इनक्रेडिबल बर्ट वंडरस्टोन और एविल डेड का प्रीमियर 2013 के एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म में हुआ और स्प्रिंग ब्रेकर्स का यूएस प्रीमियर हुआ। कॉन्सर्ट फिल्म शॉर्ट टर्म 12 ने सर्वश्रेष्ठ नैरेटिव फीचर के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। फिल्मों ऑफ फुल नाइस, चीप थ्रिल्स और हंटर को वितरण सौदे मिले। 65 और ड्रिंकिंग बडीज को कई दिनों बाद वितरण सौदा मिले। 66 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव में पंजीकरण में एक और बड़ी उछाल देखी गई। अब 30,621 भुगतान करने वाले उपस्थित थे। 68 यह 5 साल पहले 2008 9,000 में उपस्थित लोगों की संख्या से 3 गुना अधिक था। 69 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव के लिए मुख्य भाषण स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने दिया था। 70 स्क्रीनबर्न और आर्केड घटकों का नाम बदलकर क्रमशः एसएक्सएसडब्ल्यू गेमिंग और एसएक्सएसडब्ल्यू गेमिंग एक्सपो कर दिया गया। 71 इंटरएक्टिव सम्मेलन में कॉर्पोरेट उपस्थिति में वृद्धि हुई, जिसमें सैमसंग, 3M, टारगेट, अमेरिकन एयरलाइंस, एडोब सिस्टम्स और AT&T सहित अन्य की प्रमुख भागीदारी थी। 72 CNN के अनुसार CBS और CNET ने ग्रम्पी कैट को मस्क, अल गोर और नील गैमन की तुलना में एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव का निर्विवाद सबसे बड़ा सितारा कहा। 73 71 75 2014 एसएक्सएसडब्ल्यू 2014 7 से 16 मार्च तक चला। एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म ने बड़े बजट की फिल्मों नेबर्स, वेरोनिका मार्स और शेफ का प्रीमियर किया और सीजर शावेज का उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर हुड। 76 77 बड़े बजट की फिल्म गॉडजिला की एक क्लिप भी दिखाई गई। स्पेस स्टेशन 76 78 और एक्सिस फिल्मों को फेस्टिवल में वितरण सौदे मिले। 77 जबकि फोर्ट तिल्डेन, जिसने नैरेटिव फीचर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता, और ओपन विंडोज को कुछ ही समय बाद वितरण सौदे मिले। 79 80 एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म में एक नया खंड एपिसोडिक टेलीविजन प्रोग्रामिंग पर पेश किया गया। फेस्टिवल में जिन टेलीविजन सीरीज का पूर्वावलोकन किया गया, उनमें सिलिकॉन वैली और फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरियो शामिल है। टॉक शो जिमी किमेल लाइव को फेस्टिवल में एक सप्ताह के लिए टेप किया गया। यह टॉक शो वॉच व्हाट हैपन्स लाइव में शामिल हो गया, जिसकी टेपिंग 2013 में एसएक्सएसडब्ल्यू में शुरू हुई थी। 81 एसएक्सएसडब्ल्यू इंटरएक्टिव ने एनएसए लीकर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा स्ट्रीमिंग वीडियो के माध्यम से गोपनीयता अधिकारों के बारे में एक मुख्य भाषण दिए। इस फेस्टिवल में एक अन्य प्रसिद्ध लीकर जूलियन असांजे का भी भाषण था, जो दूर से बोल रहे थे। 82 गोपनीयता के मुद्दों के अलावा इंटरएक्टिव फेस्टिवल का एक और प्रमुख फोकस पहनने योग्य तकनीक था, जिसमें संवर्धित वास्तविकता, गतिविधि ट्रैकिंग, पहचान प्रमाणीकरण, सेल फोन चार्ज करना और अन्य के लिए उपकरण शामिल थे। 83 कंप्यूटर वर्ल्ड पत्रिका ने ओकुलस रिफ्ट, एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग हेडसेट को फेस्टिवल का स्लीपर हिट कहा, हालांकि इसे इंटरएक्टिव में नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में फिल्म भाग में प्रदर्शित किया गया था। 84 इस साल स्टब्स के लिए मुख्य प्रस्तुतकर्ता और मुख्य कलाकार लेडी गागा थी। 85 86 अपने आगामी एल्बम फूड को बढ़ावा देने के लिए केलिस ने एक फूड ट्रक से बारबेक्यू शैली का भोजन पकाया और त्योहार में उपस्थित लोगों को परोस। 87 88 13 मार्च 2014 को एक शराबी ड्राइवर रशद चारजुआन ओवेंस ने ट्रैफिक स्टॉप से बचने की कोशिश करते हुए अपनी कार को त्योहार में शामिल होने वालों की भीड़ में घुसा दिए। 89 2 लोग तुरंत मारे गए, अन्य 2 बाद में अपनी चोटों से मर गए और अन्य 21 घायल हो गए लेकिन बच गए। 90 नवंबर 2015 के एक मुकदमे के बाद ओवेंस को हत्या के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दी थी कि रात में एक अराजक और भयावह दृश्य था, क्योंकि सैकड़ों लोग भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे क्योंकि कार लोगों की भीड़ के बीच से गुजर रही थी। 91 92 ओवेंस को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की स्वचालित सजा दी गई थी। 93 15 मार्च 2014 को रैपर टायलर द क्रिएटर को पिछले दिन बिक चुके शो में सुरक्षा गार्डों को धक्का देकर आगे बढ़ने के लिए प्रशंसकों को चिल्लाने के बाद दंगा भड़काने के दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 94 फरवरी 2016 में
अभियोजकों के साथ एक याचिका समझौते के अनुसार टायलर द क्रिएटर के खिलाफ दंगा के आरोप हटा दिए गए थे, जिसके तहत रैपर ने अव्यवस्थित आचरण के कम अपराध के लिए दोषी होने की दलील दी और $100 का जुर्माना अदा किया। अगर वह 3 महीने तक परेशानी से बाहर रहता है तो मामला खारिज हो जाएगा। 95 बाद में उनके मगशौत ने इंटरनेट मेम के रूप में कुख्याति प्राप्त की। 2015 क्रेयन पॉप ने SXSW 2015 में के-पॉप नाइट आउट से पहले फनी और डाई के लिए कैंट स्टॉप क्रेयन पॉप का फिल्मांकन किया। SXSW 2015 का आयोजन 13 से 22 मार्च तक हुआ। SXSW फिल्म ने 145 फीचर फिल्में दिखाई, जो इस फेस्टिवल में अब तक की सबसे ज्यादा फिल्में हैं। 96 बड़े बजट की फिल्में फ्यूरियस 7, जो कि आखिरी मिनट में लाइनअप में जोड़ी गई थी। 97 गेट हार्ट, स्पाई, ट्रेनव्रेक का रफ कट, मूनवॉकर्स और द फाइनल गर्ल्स। 98 का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, साथ ही डॉक्यूमेंट्रीज डेनिसेज। 99 स्टीव जॉब्स, द मैन इन द मशीन और ब्रांड ए सेकंड कमिंग का भी वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। 100 एक्स मशीना का उत्तरी अमेरिका में प्रीमियर हुआ। 6 ईयर्स, मैनसन फैमिली वेकेशन और स्टीव जॉब्स, द मैन इन द मशीन सभी को फेस्टिवल में वितरण सौदे मिला। 101 2015 के इस उत्सव में मिशेल के ली को यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO के नए प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई। वाणिज्य सचिव पेनी प्रिटजकर ने शुक्रवार 13 मार्च को उत्सव में ली को पद की शपथ। तो दोस्तों 27 सितंबर 2024 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दिया गया था। 85 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी और इसने जो कलेक्शन किया है वो बहुत ही एक तरह से कम बताया जा रहा है। बाकी बजट इसका बताया नहीं गया। $6 लाख का तकरीबन इसने कलेक्शन किया है और बाकी एक तरह से हिट तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि इसका जो बजट है वो बताया नहीं गया है। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।